चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक बच्चों वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, लेकिन बल्कि मैंने एक जनरल बोला था मल्टीप्लीकेशन, और बताया था उसको थोड़ा और जल्दी से मैं फटाफट बता दूं, आप समझ रहे हो, एक दो, यानी स्केलर टू स्केलर एंड वेक्टर टू वेक्टर, ये दो चीज हमने पढ़ा था, स्केलर टू स्केलर एंड वेक्टर टू वेक्टर। अब देखना, और एक चीज बीच में क्या हो सकती है, स्केलर टू वेक्टर, ये तीन पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। हाँ, स्केलर टू स्केलर आप जानते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 2 = 4, ये आप जानते हो, ये आपने पढ़ते हुए चले आ रहे हो बचपन से, 2 × 3 = 6, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर टू स्केलर। लेकिन स्केलर टू वेक्टर में मैंने कल बताया था कि जब किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस या डॉट नहीं है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं है, ये हमारा मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन है, फिजिक्स वाला नहीं है, तो ये क्रॉस नहीं समझिएगा, ओके। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तब जब स्केलर क्या हो, जो स्केलर क्वांटिटी हो लेस देन 0 हो, या पहले ग्रेटर देन 0 कर देते पॉजिटिव हो, या लेस देन 0 हो। क्या ये याद आ रहा है दो स्टेप आपको? यस सर। इसमें क्या बोला मैंने, जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव स्केलर एस से, एक्स से, कुछ भी नाम लिख दो, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर ऐसा ले लेते हैं ए, हाँ, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे जो वेक्टर है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मॉड लेते हैं तो जो भी ए का मॉड होगा उसका एस टाइम्स हो जाएगा। सबको याद है कि मॉड का एस टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 × 3 15 न्यूटन हो जाएगा, और डायरेक्शन वही रहेगी, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रहेगी, और मैग्नीट्यूड एस टाइम्स हो जाएगा, एस के मैग्नीट्यूड टाइम्स हो जाएगा। और दूसरा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, ये आपको याद हो गया। अब एस नेगेटिव है तो हमने क्या देखा था बच्चों, एस अगर नेगेटिव है, नेगेटिव, तो एस इंटू ए वैक्टर से आपका फिर वही बात कि एस इंटू ए वैक्टर का जो मॉड है वो एस का भी नेगेटिव नहीं लेना है, केवल एस की वैल्यू लेनी है, हाँ, एस की वैल्यू इंटू ए वैक्टर के मॉड के बराबर, मतलब एस नेगेटिव हो तो भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस टाइम्स ए, एस टाइम्स हो जाएगा ए के, पता नहीं क्या थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने, फिर से सुनिए, एस इंटू ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड का एस टाइम्स हो जाएगा, जहां पे एस नेगेटिव साइन नहीं लेके बल्कि केवल एस का मैग्नीट्यूड, जैसे -5 है तो केवल 5 लिया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल बताता हूं। यस सर। जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन है आई डायरेक्शन में, हाँ, या 5 न्यूटन, हाँ, ये फोर्स है, और इसको आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 × 5 हो जाएगा, ये माइनस नहीं, और ये जो माइनस है वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, डायरेक्शन रिवर्स्ड। क्या ये सब कल बताया था मैंने आपको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से आप कह सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वो एस टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन विल रिवर्स। ये आपको मैंने कल बता दिया था। अब देखिए ये एस नेगेटिव नहीं लेना है, एस की केवल वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना, ये नहीं कि मैग्नीट्यूड माइनस टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं हो सकता वेक्टर का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैं कल बता चुका हूं, ये भी मैंने बेसिक बता दिया है, मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए जो हम कल पढ़े हैं उसके आगे पढ़ने के लिए। अब इसमें मैंने क्या बताया था बच्चों, बताइए, वेक्टर टू वेक्टर मैंने क्या बताया था, वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, हाँ सर इसके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वेक्टर चाहिए, यानी जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, टू गेट
समझ गए? यस सर। अगर वेक्टर चाहिए तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो, समझ गए? तब उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो अगर वेक्टर चाहिए तो। और अगर आपको मल्टीप्लाई करके स्केलर चाहिए तो इसको डॉट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए बच्चों? क्या चाहिए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं। एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन यहां पे आर है, ठीक है, और हम एक फोर्स एफ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे मतलब फोर्स एफ यहां पे हम इस पार्टिकल पे लगा देते हैं, और इस चीज के लिए दो चीज निकालने को आपको बोला जाता है, वर्क डन और टॉर्क। मतलब ध्यान से, मैं केवल थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको पोजीशन दिया हुआ है, आपको फोर्स दिया हुआ है, वर्क निकालने को बोला है और टॉर्क। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको निकालने के लिए आपको आर को एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एफ से। और मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए? वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमें क्या चाहिए? वेक्टर। हाँ, जबकि यहीं पे ये आर वेक्टर से बदल के, ये जगह बदल के आर वेक्टर से कहीं और चली जाती है, या R1 वेक्टर से R2 वेक्टर पे चली जाती है। तो ये जो है R2 माइनस R1 होगा, और ये R2 माइनस R1 होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकालने के लिए अब ये डिस्प्लेसमेंट यानी F का, क्योंकि अब स्केलर क्वांटिटी वर्क चाहिए, इसलिए F का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए, ये भी, ये पोजीशन है, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो पोजीशन है, अकेला, भले ही ये डिस्प्लेसमेंट है अकेला, तो ये पोजीशन है ना बच्चों, कि एफ का R2 से मल्टीप्लाई कर लिया माइनस एफ का R1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं? डॉट। क्यों? कौन डिसाइड कर रहा है कि ये डॉट है और वो क्रॉस क्यों चाहिए? रिक्वायरमेंट। हमें रिक्वायरमेंट किसकी? अगर स्केलर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो हमें डॉट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आपको समझा पाए ये वाला छोटा वाला पॉइंट? यस सर। अब इस क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि हमें वेक्टर मिल रहा है, और डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि हमें स्केलर मिल रहा है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हम कब क्या करने वाले हैं। तो कब क्या करने वाले हैं? रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, रिक्वायरमेंट की नीड। हाँ, ये चीज है। तो अब तो ये हो गया कि हम कब क्या करें। उसके बाद डिफिनेशन आपको याद होगा, मैंने बताया था जल्दी से, ए क्रॉस बी। कोई वेक्टर ए को किसी बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और किसी वेक्टर ए का किसी बी से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये ए डॉट बी हो गया। ए डॉट बी हो गया, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। साथ में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो a इंटू बी इंटू दोनों के बीच, a और b के बीच का जो एंगल है उसका कॉस। ये जबकि क्रॉस ए और बी मॉड नहीं होगा? वो मॉड ही a है ना, वेक्टर नहीं लगाया ना मैंने ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉड। एक ही बात, आप चाहो तो लगा लो, अगर मॉड चाहिए तो ये लिख लो, हाँ ऐसे, लेकिन वो भी वही है। इसको हम a कह देते हैं शॉर्ट में, इसको हम b कह देते हैं, और कॉस थीटा। सुना आपने? यस सर। ठीक। अब एक क्रॉस भी अगर हम चाहते हैं, एक क्रॉस भी अगर हम चाहते, हाँ ठीक है, कल एक बच्चे ने, जिसको सॉरी मैंने डांटा था, मुझे लगता है कि कल मैंने अपना वीडियो फिर देखा कि आखिर में आप बच्चे ने क्या पूछा, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी भी गलती रही हो, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि आप बोल रहे हो कि आपको समझ नहीं आया। आपको सही बोलना चाहिए था कि सर ये स्क्रू रूल कैसे लगा दिया आपने। आप हो बच्चा यहाँ पे क्लास में हो? हाँ, सॉरी मैंने आपको कल डांटा केवल इसलिए क्योंकि मैंने बाद में वीडियो देखा कि आपने क्या पूछा और मैंने क्या बताया। तो थोड़ा सा रुक के आप लोग थोड़ा और बताओ ना। हम लोग तो ओपन है बच्चों, दिन भर आपको से बोलते रहते हैं पूछो। आप क्वेश्चन डालने के कितनी देर बाद आंसर आ जाता है? कभी कभी बात अलग है, कभी क्लास चलती रही तो अलग। आपने आज तक अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में क्वेश्चन डाला तो उसके कितनी देर बाद आंसर आता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि 2-3 घंटे लग गया? एक कभी बहुत रेयर छोड़ दो।
1 मिनट 2 मिनट, यही होता है ना? यस सर। हम इंतजार करके बैठे हैं बच्चा, आप डालो फटाफट, हम आंसर दे रहे हैं, समझ गए? और हम कर ही क्या सकते हैं, टीचर का काम ही यही है कि आप जब बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और 1 घंटा इंतजार करोगे कि आंसर के लिए। वैसे कई बार ऐसा हो सकता है, आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका आंसर आना चाहिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें लगता है कि जैसे ही क्वेश्चन आए फटाफट आंसर डालो। कभी कभी रेयर हम लोग कभी बिजी हैं, क्योंकि आप जानते हो केवल यही काम नहीं है, और भी रहता है, क्लासेस और भी रहती हैं, तो अलग बात है। जनरली नहीं तो जनरली आंसर 1 मिनट में आता है तुरंत, केवल इसलिए कि आप कंटिन्यू बने रहें। आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लगातार करते रहो, रुको नहीं बीच में। तो आप भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप पूछिए, हम कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, और कम से कम शुरू के 2-3 महीने तो एकदम नहीं, जैसे जब तक आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं आता। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि आपको समझ नहीं आया, जबकि आपने कहा कि सर आपने स्क्रू रूल कैसे लगा दिया। मुझे लगा कि शायद आप ये पूछना चाहते हो बाद में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो बताना चाहिए था। देखिए, मैं बार बार कह रहा था ये ए है, ये बी है, यहां पे बता ही दूं, यहीं पे साथ में बता दूं, ए क्रॉस बी की मैं बात कर रहा हूं, तो ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा, ये जो नया वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करने से उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में एक एन कैप है जो इस वेक्टर का डायरेक्शन को इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पहला पॉइंट ये खत्म हो गया कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, जबकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है एन कैप। हमने कल एन कैप को समझाया था आपको, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ए से बी यानी ए क्रॉस बी आप निकालना चाहते हो, ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन आप पूछ रहे थे, और मैंने कहा था, ऐसे एग्जांपल दिया था कि जैसे आपने पहले स्क्रू रूल देखा होगा, ऐसा मैंने बोला कि आपने 9th-10th में स्क्रू रूल लगाया होगा, वैसे ही यहां पे मैं बता रहा हूं, और उसके बाद मैंने ये बताया है ना। मुझे लगा कि हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि आप कहां पे कंफ्यूज हो, शायद इस जगह कि मैंने बोला स्क्रू रूल और बताया थंब रूल। क्या यहां पे आप कंफ्यूज थे? यस सर, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ था सर। ठीक है, मैं समझ गया, वो मैंने अपना वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया, मेरे मुंह से थंब रूल निकलने के बजाय स्क्रू रूल निकल गया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। तो बच्चा, थंब रूल और स्क्रू रूल दोनों एक ही है, ठीक। बस राइट हैंड थंब रूल कहता है यही कि ए से बी की तरफ आप जाओ तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। ये तो ए से बी की तरफ जाने पे ए क्रॉस बी ऊपर, और आपने स्क्रू रूल बोला। स्क्रू रूल का मतलब ये हुआ कि आप मुट्ठी को ऐसे बांधिए और जिधर से आपने ए से बी की तरफ घूम रहे तो उधर ही घुमाइए, तो स्क्रू कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना? यस। हाँ, यस सर। तो भी वही है, मैं हो सकता है मेरे दिमाग से ये निकल गया कि स्क्रू रूल मैं बोल के और थंब रूल बता रहा हूं, और आप शायद दोनों में कंफ्यूज हो। मैंने बाद में मैंने कहा वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि शायद ये हो गया, इसलिए आप कंफ्यूज हो। अभी देखिए, और क्योंकि मेरे दिमाग में स्क्रू रूल और थंब रूल में कोई डिफरेंस नहीं, सब एक ही है, दोनों एक ही है। हाँ, पैटर्न थोड़ा अलग है कि भाई उसमें ए से बी तक आप उंगलियों को मोड़ो तो थंब की जो डायरेक्शन है वो थंब रूल, मतलब ये थंब रूल कहलाता है। और स्क्रू रूल में आप स्क्रू को वैसे ही घुमाओ जैसे ये टर्न कर रहा है, ए से बी टर्न कर रहा है तो ए से बी टर्न करेगा, और ए से बी टर्न करने पे आपका स्क्रू कहां जाएगा, ऊपर। अभी मैं क्या क्लियर कर पाया हूं कल की जो आपकी प्रॉब्लम थी? यस सर। हाँ, तो थंब रूल ज्यादा आसान होगा, आप थंब रूल को लेके चलिए। स्क्रू रूल भी आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रू रूल समझने के लिए कई बार बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं कि स्क्रू को ऐसे घुमाए तो ऊपर जाएगा कि ऐसे घुमाए तो ऊपर जाएगा, ये कई बार हुआ होगा आपके साथ। तो उसको मैं हटा देता हूं, मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं थंब रूल। और थंब रूल है ए से बी की तरफ उंगलियों को मोड़ो, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और बी से ए की तरफ अगर उंगलियों को मोड़ो तो ये जो हो जाएगा वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। बी क्रॉस ए को आप की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है बच्चा, हाँ इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ध्यान रखना, ये बी क्रॉस ए नहीं है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है, ओके। ये डायरेक्शन मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एक। इसको मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, यानी इसको मैं माइनस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी कह सकता हूं। सुना आपने? बोलो। हाँ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का उल्टा, तो ये कल मैंने बताया था। अच्छा, ये दोनों मैंने एक चीज और, मैं अपने वीडियो को देख रहा था तो एक चीज और बताना चाह रहा था, मुझे लगा कि शायद मैंने कम समझाया हो या आपके दिमाग में कम समझ में आया, लेकिन ये आप बोल दिया करो। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ इमेजिन नहीं ठीक करा पा रहा हूं तो आप बोलिए सर एक बार और,
है ना। देखिए यही एक बार और रिवाइज करा दीजिए, थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं ऐसा कुछ करके। तो जैसे मैंने कहा ये ए है और ये बी है, तो ए से बी की तरफ आप गए, तो ये ए है ये बी है, ए से बी को मिलाने वाला एक प्लेन, ये प्लेन होगा ना, ये प्लेन होगा ना, ए से बी को मिलाने वाला प्लेन है कि नहीं ये। यस सर। तो ये जो ए क्रॉस बी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे है। ये भी कल मैंने बताया था, ये डैश नहीं बनाया था, मुझे लगा शायद आपको ये ना समझ में आया हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये दो मार्कर हमने ले लिए, ये ए हो गया पहला और ये बी हो गया दूसरा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो डिपेंड करेगा कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ए क्रॉस बी, बी से ए की तरफ जा रहे हो तो बी क्रॉस ए। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको, डायरेक्शन समझ में आया। यस सर। तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना बनेगा बच्चा, ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल। और सोचो अभी मैंने जो बताया उसी के बाद क्वेश्चन पूछा ना, तो जो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले जो समझाया उसी से सोचो। परपेंडिकुलर 90 डिग्री। हाँ ऐसे ना, क्योंकि मैंने कहा ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें कोई भी वेक्टर होगा उसके तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो एंगल बिटवीन ए यस सर एंड ए क्रॉस बी एंड ये एक हो गया एंड बी एंड ए क्रॉस बी विल बी 90। हाँ क्या ये सबको समझ में आया। ये पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ बताया उसी को मैं लिख रहा हूं, आपने एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वही, उसी का ये मतलब है। तो ये चीजें छोटी छोटी समझ में आ गई आपको। यस ठीक है सर। हाँ बच्चा बोलो। सर ए एंड ए क्रॉस बी का मतलब क्या है सर, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए एंड ए क्रॉस बी, ए और ये जो मल्टीप्लाई करने से आए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एक यस सर। ओके 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 सर, समझ गया। और ये भी परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ठीक ना। ओके सर। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, शायद मैं समझा पाया हूं कि नहीं, क्या सबको समझ में आया था स्टेटमेंट सही में। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों को नहीं समझ में आया था, क्योंकि मैंने बताया था और वो वीडियो मैंने कहा फिर देखने से मुझे समझ में आया कि शायद मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता था। अगर बच्चा सामने वाला इमेजिन करना चाह रहा है तो कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ा लापरवाही करेगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। मैंने कल कहा था कि दो वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल होते हैं, मतलब कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं। दो वेक्टर को हमेशा कोप्लेनर कह सकते हैं। सबसे पहले सुनिए, हम जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं ना, अपना जो वेक्टर पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी वेक्टर हम पढ़ रहे हैं ये सब ट्रांसफरेबल है। लेकिन वेक्टर को ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी डायरेक्शन को बदल दो। ना तो मैं उसका मैग्नीट्यूड बदलूंगा, दैट इज लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, ना ही उसकी डायरेक्शन बदलूंगा, केवल पोजीशन बदल दूंगा। आप समझ गए हो ट्रांसफरेबल वेक्टर का मतलब समझ में क्या आता है आपको। यस सर, अब आ गया। विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन we can change its point of application, that is position। समझ गए। बट अच्छा वेक्टर में क्या होता है, या तो मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन होता है, दो चीज होती है। तो हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। ठीक। यस तो ऐसे केस में आपने वेक्टर को चेंज नहीं किया है, बस पोजीशन बदला है। और ऐसे वेक्टर को हम अनलोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं या ट्रांसफरेबल वेक्टर कहते हैं। अनलोकलाइज्ड, जो लोकलाइज नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके। और कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में आ सकते हैं। कैसे, अब ये देखने पे आपको एक प्लेन में नहीं मिल रहा है, लेकिन बिना पोजीशन और डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले, ये जैसे मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही लेंगे और डायरेक्शन जैसा है वैसा ही, बस उसी डायरेक्शन को लेते हुए इसको पोजीशन बदल दीजिए आप और उसको इस तरफ ले आइए, इसकी तरफ। क्या ये कोप्लेनर हुआ। यस सर। अरे यार ये 3 बार एक ही चीज आ गई। ठीक। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि वेक्टर चाहे जैसे दे दो, आपको एक प्लेन में दे दो तब तो अच्छी बात है, एक प्लेन में कहीं भी ऐसे दे दो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा दे दो जैसे क्रॉस है, तो आप इस क्रॉस को पहले पोजीशन बदलिए, ये शिफ्ट करिए बिना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदले, और फिर इस तरह से शिफ्ट करिए। तो क्या ये हमेशा एक प्लेन में नहीं आ जाएगा। क्या पूरी क्लास को मैं ये समझा पाया हूं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर हो सकते हैं। सुना आपने।
यस सर। सर तो उसकी पोजीशन बदल सकती है, इसीलिए वो दोनों कोप्लेनर हो सकते हैं। हाँ, हमेशा ये याद रखना। हाँ, उसकी पोजीशन बदल सकती है, इसलिए हमेशा वो कोप्लेनर होंगे। ओके, 3 वेक्टर को आप कोप्लेनर नहीं बना सकते। 2 वेक्टर को तो बना सकते हैं हमेशा, 3 वेक्टर को नहीं। कैसे? कोई भी 3 वेक्टर है, ठीक है, ये 3 वेक्टर अलग अलग, ठीक, तो इसको तो आप शिफ्ट करके यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन इसको कैसे शिफ्ट करोगे? इसकी डायरेक्शन कभी भी उस प्लेन में नहीं ला सकते। इसको लाओगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों से एक प्लेन बन गया और ये हमेशा उस प्लेन के बाहर होगा। फिर से सुनिए, ये 2 वेक्टर था, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और कोप्लेनर हो गया। ये कोई भी तीसरा वेक्टर अगर इस प्लेन में है तब तो ठीक है, लेकिन इस प्लेन में नहीं है तो 3 वेक्टर कभी भी कोप्लेनर नहीं हो सकते। ये और ये 2 वेक्टर आपस में कोप्लेनर होंगे, हो सकते हैं। ये और ये 2 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों कोप्लेनर नहीं हो सकते। आप इसको बना नहीं सकते अगर नहीं है तो। पता नहीं क्या बोले, सुना आपने? यस सर, समझ गए। दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको बना सकते हो, लेकिन 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर नहीं दिख रहे हैं तो उसको बना नहीं सकते। जैसा आपने समझ गए बच्चों? यस सर। हाँ, ये छोटे छोटे अपने पॉइंट्स याद रखिए, जो कल मुझे लगता है कि मैं इतना शायद इतना नहीं बात किया था। अब मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ और चलती है ना, तो बीच में एक दूसरा पॉइंट नहीं निकाल सकते, इसलिए भी शायद मैंने अवॉइड किया होगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से मैंने समझा लिया। समझ गए? यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कल। यस एक और चीज, हाँ, आई डॉट आई, ये भी जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब वन था ना बच्चों? यस सर। ये नहीं समझ में आया था सर कल मेरे को, एक और बार समझाइए। ये देखो, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए का मॉड बी का मॉड, दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा। ए का मॉड 1, बी का मॉड भी 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 ना। आई और आई मतलब दोनों एक्स, दोनों वाई, दोनों जेड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर 1। लेकिन आई का जे से करोगे तो cos 90 होगा 1 इंटू 1 इंटू cos 90, और cos 90 हमेशा हो जाता है 0। तो ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर किसी वेक्टर ए को ए से ही डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो कितना आएगा बच्चा? मॉड ऑफ ए इंटू दोनों के बीच का एंगल cos 0, दैट इज ए स्क्वायर। यानी ए का उसी से डॉट प्रोडक्ट लेने से उसके मॉड का स्क्वायर आ जाता है। सुना आपने? हाँ, ये छोटा छोटा पॉइंट। किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेने पे उसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। खत्म। ओके सर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट। एक चीज और बताई थी, याद हो तो, आई जे के, एरो की डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस। तो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होता है बच्चा? आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे के 0। ये सर के क्रॉस प्रोडक्ट ना। अरे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? यस सर। किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन इसमें समझ में आ रही है तो बताइए। हमने कल ऐसे बताया था, अगर आपको याद हो, ये जेड एक्सिस ना ऐसे होता है, जेड ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो आई से जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये आएगा, जे से के की तरफ लोगे तो आई आएगा, और के से आई की तरफ लोगे तो जे आएगा। यानी ये 3 तो आप कार्टेशियन जो प्लेन है उससे देख सकते हो। 3, आई का जे से, जे का के का आई से, ये 3। और उसके उल्टे चलोगे, यानी आई का जे के साथ करते हो तो ठीक है, ये है इधर के, लेकिन के जे का आई के साथ करोगे तो माइनस के हो जाएगा, यानी उल्टा करने पे माइनस हो जाता है। तो ये एरो बताता है कि आई का जे से के, जे का के से आई, के का आई से जे। लेकिन उल्टा चलते हो, जे का आई से माइनस के, आई का के से माइनस जे, जे का के से माइनस आई। क्या ये सबको समझ में आई बात? कल करा चुका? यस सर। तो यहां तक हम कल कर चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे थे। ओके, अब इसके आगे सर ये पूरा डॉट प्रोडक्ट के लिए था ना? डॉट और क्रॉस भी ना, क्रॉस भी तो समझा रहा हूं ना पैरेलल में। ये क्रॉस था ना ये बच्चा, ये डॉट था, ये क्रॉस था, ठीक है ना? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर मिलेगा। यहां पे अभी आपने देखा कि आई का आई से मल्टीप्लाई करके 1 मिल रहा है, तो स्केलर ही है ना वो, जबकि आई का जे से मल्टीप्लाई करने पे के मिल रहा है,
वो वेक्टर है। चलिए अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए, अगर एक वेक्टर, अभी तक हमने जो डिफिनेशन पढ़ी है ना वो पोलर फॉर्म है, ए का मॉड बी का मॉड दोनों के बीच का एंगल का कॉस, ए का मॉड बी का मॉड दोनों के बीच का एंगल का साइन, और एक वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो पोलर फॉर्म है। अब कार्टेशियन में आ रहा है। मान लीजिए एक वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के है, और ऐसे ही दूसरा वेक्टर बी, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के है। आप जरा ध्यान से बच्चों ए डॉट बी बताइए तो, देखे तो ए डॉट बी कौन बताएगा? ए डॉट बी मतलब ए के इन तीनों से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जरा एक्सपैंड करके लिखिए। इन तीनों को इन तीनों से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, वैसे करके लिखो तो जरा देखो तो क्या आ रहा है। सर ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। बहुत बढ़िया, लेकिन ये कैसे, जरा ध्यान से लिखिए तो। अब बताओ बच्चा, ax का bx के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले तो साथ में i इंटू आई मल्टीप्लाई हुआ होगा, अरे हुआ कि नहीं Yes, बच्चों? sir. अब Yes, ax का by से साथ करो, ax by, तो अब i का j से मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों। ऐसे ही ax का bz से करो तो i का k से मल्टीप्लाई होगा। ये तो a का तीनों मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे ही ay का bx से तो ji होगा, ay का by से, ay का by से तो j डॉट j हो जाएगा। और ऐसे ही यहां पे जो भी आए यहां पे j डॉट k हो जाएगा, इसका इससे j डॉट k। अब इससे इसका करोगे तो कुछ भी यहां पे आए k डॉट i, इसका इससे k डॉट j और इसका इससे k डॉट k। यहां पे कुछ भी आए, यहां पे कुछ भी आए, यहां पे कुछ भी आए, वो सब बात की बात है। यहां पे जो आएगा वो ए जेड बी जेड, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। क्या ये मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आया कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो ये 1 हो जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, एक बार हो गया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे दूसरी बार, और ये फिर तीसरी बार, है ना? तो 3 समझ गए, 3 सेट मिला। अब देखो i का j से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है बच्चा? 0। i का k से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 0। 90 है ना? दोनों के बीच का एंगल 90 है ना? यस सर। यस सर। ये भी 0, ये भी 0, सब 90 है। ये भी 0, ये भी 0, सब 90 है। ये बचा, ये बचा और ये बचा। अब बताइए i का i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 1। तो बचेगा क्या यहाँ पे? केवल ax इंटू bx। यहाँ पे j का j से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, ay by, और यहाँ पे az bz। अरे सुना आप लोगों ने? यस। तो आप बताइए, जैसे Yes, ये sir. लिखूं, अगर मैं ये लिखूं तो ये इस टाइप का कुछ है ना, 5 टाइप का है कि नहीं? ऐसा ही है ना ये कुछ? एक एग्जांपल कि ए जो है वो तो स्केलर है ना। ये जो ax ay az bx by bz है, ये स्केलर है कि नहीं? नहीं समझे? एक मिनट बच्चा, अभी बताओ, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई होता है कि नहीं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई होता है। यस सर। तो 5 का मतलब ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 5 बार। तो ये 5 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 5 क्या है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। स्केलर आई ना वेक्टर है, बोलिए आई ना वेक्टर है, 5 थोड़ी वेक्टर है। हाँ, तो ऐसे ये देखिए, ये 5i 6j 7k टाइप का अगर होता है तो ये क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? ये सब स्केलर। स्केलर है। अरे पूरी क्लास को समझा पाया हूं? ये पूरा वेक्टर है, लेकिन ये अकेला ax, ये तो नंबर है ना। ये ay, ये az, ये स्केलर है। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। तो, यस सर। तो ये वेक्टर है कि स्केलर? ये वेक्टर है कि स्केलर? स्केलर आया, स्केलर। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो a डॉट बी विल बी इक्वल टू दिस। ये हो गया एक डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट देखें तो
इसका रिजल्ट निकालने के लिए, यानी यही ए क्रॉस बी, ये उसी के आगे चल रहा है, डॉट ये है और क्रॉस ये है। अब ए क्रॉस बी अगर निकालना हो, ए क्रॉस बी, तो आप क्या करोगे, क्या ये सॉल्व करना आपको आता है बच्चा? आई जे के, पहले ए वाला ए एक्स ए वाई ए जेड, आई के नीचे आई कंपोनेंट, जे के नीचे जे कंपोनेंट, के नीचे के कंपोनेंट, ए का। ऐसे ही बी का बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसा हमने कंपोनेंट लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टाइप का कुछ किया होगा आप लोगों ने 10th में, वैसा ही है। देखो आई का अगर वैल्यू निकालते हैं, आई का मल्टीपल निकालते हैं, आई का मल्टीपल, तो आई वाले कॉलम और आई वाले रो को छोड़ दो, कितने बचेंगे? 4 बचे। 4। तो अब जो 4 बचे उसमें ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। अरे सुना आप लोगों ने? ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, जे को हमेशा माइनस जे लोगे, इसके साथ अब माइनस जे, बीच वाला जो है ना माइनस। फिर देखो, अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, तो इस कॉलम इस रो को छोड़ दोगे तो फिर 4 1 2 3 4 बचेंगे। बचा कि नहीं? यस सर। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, और ऐसे ही के वाला फिर से प्लस लोगे, जैसे आई का लिया था बस जे माइनस लेते हैं, और इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। अरे समझा पाया हूं? ये स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे स्केलर है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, और वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जल्दी से उसके नीचे ये आगे बढ़ाइए। ए क्रॉस बी की वैल्यू हम किस फॉर्म में निकाल, अभी देखिए, इससे पहले हमने ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा ऐसा करके लिखा, वो पोलर फॉर्म में था, यानी एक तरह से डिफिनेशन हमारी पोलर फॉर्म में दे दी गई। अब उसी की चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर दे दिया जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये सीख रहे हैं। यानी एक तरह से हम पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। नोट करिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, नोट करिए। सही है। नहीं हो रही है। आई स्क्वायर। हाँ, फिर से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, मैं फिर से बोल देता हूं क्या किया हमने। जो काम यहां पे किया है यही काम यहां पे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डॉट का किया था। अब ए डॉट बी की जगह पे मैं ए क्रॉस बी करूं तो आई का आई के साथ जो डॉट आता था उसकी जगह पे आई का आई के साथ क्रॉस आ जाएगा, जे का जे के साथ, ऐसे ही आई का जे के साथ क्रॉस, आई का के साथ क्रॉस, सब क्रॉस हो जाएगा। जितना डॉट लिखा है ना सब क्रॉस हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब एक एक करके देखो। हाँ, आई का आई के साथ क्रॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चा? 0। और क्रॉस में साइन आता है, क्रॉस में क्या आता है? साइन। तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। सुना आप लोगों ने? 3 तो 0 हो गया। अब ये सब तो 0 नहीं होगा ना, अब तो वो 3 0, 1 2 3, ये 3 0 हो गया बस, जो सेम वाला है। ठीक। अब दूसरा, दूर रहो, नहीं, ठीक है, ये ठीक है बच्चा। अब यहां देखना, लेकिन आई का जे से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? आई का जे से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? के क्या? के कैप। हाँ, आई जे के आएगा ना, बोलो भाई। यस सर। यस सर। और आई का के से माइनस जे। ऐसे ही सारा लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही सारा लिख सकते हो ना? यस सर। और लिख के जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, लिख के जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। सुना आपने? यस सर। जैसे जे का आई से माइनस किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा, यहाँ पे खत्म। जे का के से आई आ जाएगा। ठीक। ऐसे यहाँ पे के का आई से जे आ जाएगा, यहाँ पे के का जे से माइनस आई आ जाएगा।
इस तरह से देखिए, ये प्लस आई, ये माइनस आई एक साथ, ये देखिए एक प्लस आई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ऐसा आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सुना आपने? आप चाहे तो। यस सर। हाँ, लेकिन उसको बता नहीं रहा हूं क्योंकि शॉर्टकट एक मेथड है अपने पास, तो हो जाएगा। ये आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका ये तो लिख ही लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कभी अपने आप अगर करना चाहो तो एक बार देख पाओ, है ना। कहीं लिख लेना, कॉपी में लिख भी लेना। कोई बच्चों? यस सर। ठीक, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शनल है। जब छोटा आए ना, ये तीन जैसे आई जे के तीनों हैं, तब तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन छोटा आए तो डायरेक्ट ये मेथड भी लगा सकते हो। छोटा मतलब जैसे मैं कहूं 3i माइनस जे क्रॉस 4k। बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, बोलिए। अरे नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो ना, आंसर शायद तक पहले मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 12 12 आई क्रॉस के, अरे है कि आई नहीं क्रॉस है, के। माइनस यस सर। माइनस 1 इंटू 4 4 जे क्रॉस के, है कि नहीं है? यस तो फिर परेशान क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग? आई इंटू के, सर आंसर शायद तक सर, -4 J आई कैप minus -12 जे कैप हाँ और 3 के कैप। नहीं, तीनों आएगा मुझे नहीं लगता। आई का देखो, आई का के से करोगे तो आई का के से माइनस जे होगा ना, माइनस जे -4। जे का के से क्या होगा बच्चा? जे का के से -4 आई कैप। बस हो गया। तो -12 जे कैप -4 आई कैप, बस खत्म। आप लोग इतना टाइम क्यों ले रहे थे? ये नहीं समझ में आया क्या अभी तक, ये वाली चीज? या ये नहीं आया, इसके बाद ये नहीं आया? कहां पे फंसे हुए थे? अभी आ गया सबको? यस सर आ गया। ठीक ठीक ठीक। चलिए तो बताइए, आई प्लस जे इंटू आई माइनस जे, कौन बताएगा जल्दी से? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। सर आई स्क्वायर माइनस आई नहीं 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 नहीं, नहीं क्रॉस है बच्चा, क्रॉस। ये वो नहीं है आपका, स्केलर नहीं है, थोड़ा देख के। आई का आई से क्रॉस हुआ कि नहीं? सर 1। यस सर आई का आई से क्रॉस हुआ। रुको, पहले आई का आई से क्रॉस हुआ, फिर आई का जे से, आई का माइनस जे से क्रॉस हुआ। हाँ, फिर जे का आई से, फिर उसके बाद जे का आई से हुआ, फिर जे का माइनस जे से। जे का आई का आई से क्रॉस कितना होता है बच्चा? 0 जे का जे से कितना होता है? 0। अच्छा, क्या मैंने अभी बताया था कि ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे हो जाएगा? यस सर। और मैंने ये बताया था कि बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी भी कह सकते हो? यस सर। यस यानी बी क्रॉस ए में ए पहले और बी बाद में करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, पक्का? यस सर। बताइए यहाँ पे, माइनस आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई भी तो कर सकते हैं ना प्लस में? बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलो, नहीं समझे?
ए क्रॉस बी ऊपर है तो ये नीचे बी क्रॉस ए, मतलब बदलने पे डायरेक्शन बदल जाती है, सही ना? माइनस ए क्रॉस बी। हाँ, सारी क्लास देखिए पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ए नीचे। बी क्रॉस ए नीचे होने का मतलब कि ये ए क्रॉस बी का माइनस टाइम्स है, डायरेक्शन बदल गई, माइनस टाइम्स। समझ गया कि नहीं? यस सर। उसको ऐसा कह सकते हो, इसका ऐसा कह सकते हो कि ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं आप, मतलब ये पोजीशन अपना बदलोगे तो माइनस सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? वेक्टर में सब है, वेक्टर में नो सर। कोई दिक्कत? ठीक है, यस। तो चलिए आई क्रॉस जे को ये माइनस हटा दो, आई क्रॉस जे को अगर उल्टा करोगे तो माइनस आई क्रॉस जे, और वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आंसर बताइए। -2 I cap -2 K। ऐसा कर लीजिए आप, -2 क्यों बच्चा? अच्छा हाँ, पहले आई फिर जे कर दिया ना, हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या 2 टाइम्स जे क्रॉस आई, ठीक है। इसको बच्चे ने अभी जो बोला कि -2 आई क्रॉस जे, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जे क्रॉस आई को आप उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर। अरे समझे क्या बच्चों? ये सब ऐसे क्वेश्चन फटाफट फटाफट कर सकते हो कि नहीं अब? सर जे क्रॉस आई मतलब माइनस के होगा, और नहीं, जे क्रॉस आई, अभी हमने क्या बोला? डायरेक्शन मतलब ए और बी ऊपर है, ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस से नीचे हो जाता है, नीचे होने का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है ना, उल्टी हो जाती है। यस सर। इसका मतलब कि पोजीशन बदलने पे डायरेक्शन बदल जाती है, और डायरेक्शन बदलने को हम मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से, है ना? माइनस से। तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो नीचे माइनस ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, बात एक ही है। यस सर। बस यही पहचानो। यस सर। तो जे क्रॉस आई को हम उल्टा करेंगे तो माइनस आई क्रॉस जे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। पहचानने की जरूरत है, थोड़ा समझिए, टाइम लीजिए आप। अरे थोड़ी देर पहले बताया तो था यार, कहाँ गुम रहते हो? यही दिक्कत है कभी कभी आप लोग। अरे कुछ बताया नहीं था। आई को जे, आई से जे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, और जे से आई की तरफ जाओगे तो क्या आएगा? माइनस के। तो माइनस। वही तो है। आई का आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? माइनस के। तो कहने का मतलब उल्टा करने पे एक माइनस आ जाता है कि नहीं? सर हाँ सर, लेकिन वहां पे तो माइनस आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस, सॉरी वहां पे माइनस आई क्रॉस जे है, और जे कैप क्रॉस आई कैप है। तो जे क्रॉस आई तो ऐसे ही रख दो, और आई क्रॉस जे माइनस में है, उसको पलटोगे तो एक माइनस और आके इसको प्लस कर देगा ना। यस सर, यस सर, ओके, अब समझ में आ गया सर। यस सर, सॉरी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा एक बार ध्यान दे, इस पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। यस सर, हो गया। एक एक करके, आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस के, खत्म, प्लस जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस के। इसको लिखने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होनी चाहिए। अब आई क्रॉस आई 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, के क्रॉस के 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है। अब आई के, और ये के आई है, आई के को अगर मैं बदल दूं, इन्वर्ट इधर पोजीशन बदल दूं, तो माइनस के क्रॉस आई हो जाएगा। अच्छा, ये आई जे है, जे आई है, तो जे आई ही रहने दीजिए, जे का आई से मल्टीप्लाई, आई जे के, जे का आई से करने पे माइनस के हो जाएगा ना, माइनस के। ठीक, ये जे के है, जे के से आई आ जाएगा, आई, और ये के क्रॉस आई ही रहने दो, क्योंकि ये माइनस के आई है और वो प्लस के आई है, कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा?
माइनस के प्लस आई। क्या ये समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? यस सर, माइनस के प्लस आई। हाँ, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते, अदरवाइज आप उस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर है। इसको आई प्लस के भी लिख सकते हैं ना? हाँ एकदम, आई माइनस के ना, आई माइनस के ना, आई माइनस के, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, ये मल्टीप्लाई होता तब आई, समझ गया ना, ये प्लस है ना तो आई। यस सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका अल्टरनेट मेथड भी है जो मैंने बताया। क्या करोगे आप? आई जे के लिखोगे। आई का मल्टीपल कितना है बच्चा? आई का मल्टीपल कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे आई का मल्टीपल बताइए 1। 1। जे का बताइए, जे का बताइए, जे का 0। और के का 1। 1। अब चाहे तो आप इससे मल्टीप्लाई करें, तो आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस 0, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0, खत्म। जे में लेते हैं तो माइनस लेते हैं, जे को माइनस लेते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 0 है ना बच्चा। जे का लोगे तो 1 ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 0, प्लस के लोगे तो इसको छोड़ दो कॉलम और रो को, 1 ऊपर से नीचे दैट इज 0 माइनस 1, 1 इंटू 0 माइनस 1। हाँ 0 माइनस 1। इस तरह से आंसर आएगा आई माइनस के। समझ गए? तो आप ये Yes, मुझे लगता है Yes, कि sir. आपको ये बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा लग रहा है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? नोट कर Yes, लीजिए, sir. नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब Yes, है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आराम से आप जरा देखिएगा तो मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी जब हम निकाल रहे हैं तो इसे आ जा रहा है ए का मॉड, बी का मॉड, दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बी को पहले लिख दूं यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो स्केलर है, और ए कॉस थीटा को इधर लिख दूं, तो इसका मतलब ए डॉट बी में मैं बी को, अब Yes, sir. ए का कॉस थीटा क्या है बच्चा? ए का कॉस थीटा क्या है? क्या ये आपको ए का कॉस थीटा दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये हमारा ए साइन थीटा है, ये हमारा ए साइन थीटा है, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है? डॉट प्रोडक्ट से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि नहीं? अरे भाई बी तो पूरा ही ले लिया, बी को आपने पूरा ही ले लिया, लेकिन ए कॉस थीटा क्या है? ए को पूरा नहीं लेना है, ए का बी की तरफ कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करना है, यही तो मतलब है इसका। यस सर। सर एक और बार समझाएंगे? सुनो, ध्यान से सुना करो बच्चा, आप मतलब समझ रहे ना, मैं एक बार और बोल दूंगा तो क्या होने वाला है, समझ गया? मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बोलता हूं, तो उसी में समझने की कोशिश करो ना, थोड़ा रुक के थोड़ा और कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेशन की कमी है, थोड़ी सी दिखती है मुझे। देखिए फिर से, आप यहां पे जो दिख रहा है उसको देखो ना, बी एज इट इज ले लो, यानी बी का मॉड, बी का मॉड मतलब ये पूरी वैल्यू, लेकिन ए का कॉस थीटा क्या है वो देखो, ए का कॉस थीटा ए का बी की तरफ कंपोनेंट है, ए का बी की तरफ कंपोनेंट है कि नहीं? यस सर। मतलब ए डॉट बी अगर निकालना है तो बी अगर पूरा ले रहे हो
तो ए का उस बी की तरफ केवल कंपोनेंट लेना है, बी को पूरा नहीं लेना, ए को पूरा नहीं लेना है। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अरे कुछ समझे? इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन कहते हैं। सुना आपने? या कंपोनेंट बोल दो। मतलब जब भी ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो एक वेक्टर को पूरा लो और दूसरे वेक्टर का उसकी तरफ कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सुना आपने? नहीं? यस सर। जैसे मान लो एक पार्टिकल को, ये जो मास है, आप किसी फोर्स F से खींच रहे हो और F से खींचने से ये इधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ थीटा एंगल पे लगाया आपने। तो जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, कितना? F cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा? F sin थीटा। F sin थीटा। तो आप बताओ, अगर ये फोर्स आपने कोई भारी सा सामान लेके उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो और वो उठ नहीं रहा है, तो आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सोच समझ के। एक भारी सा बॉक्स है, आपको किसी ने कहा कि ले जाकर वहां पे रख दो, और 1 घंटे बाद आया, वो वहीं पे पड़ा था, आप कोशिश कर रहे थे, आपने काम किया कि नहीं किया? तो नहीं किया। डिस्प्लेस करोगे तब ना काम होगा। तो ये बताओ, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो F sin थीटा कोई काम कर रहा है? नो सर। काम केवल कौन कर रहा है? F cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वर्क निकालूं तो मैं वर्क क्या बोलूंगा? कौन सा फोर्स काम कर रहा है? F cos थीटा। कितना डिस्प्लेस किया उसने? S। तो ये हो गया F इंटू एस। ये डॉट क्रॉस नहीं है, केवल F इंटू एस, यही हमारा वर्क हुआ। अब इसमें हम कहेंगे कि वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट पूरा ले रहे हो तो फोर्स का केवल डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट लो। अभी समझ में आया? तो इसी को हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अरे समझे क्या बच्चों? ये जो आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेस करा रहा है वो F cos थीटा है और वो डिस्प्लेस S करा रहा है, तो हमारा जो वर्क है वो F cos थीटा इंटू S हो गया। ये हमारा वर्क हो गया। अब जब ये वर्क को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो या तो मैं ये फॉर्मूला लिखूं या मैं ये भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका भी मीनिंग यही होता है कि फोर्स, अरे डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा ले रहे हो तो फोर्स का कंपोनेंट लो। सुना क्या आपने? यस सर। तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग क्या बताई? मीनिंग ये है कि अगर कभी भी, और जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पूरा ले लिया, अरे फोर्स पूरा ले लिया और डिस्प्लेसमेंट का उसकी तरफ कंपोनेंट ले लिया, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। तो ये जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एस का कॉस थीटा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एस का साइन थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्स जिधर लगा रहा है उस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो ना फोर्स कराएगा। जिधर फोर्स लगा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं थोड़ी करा रहा हूं, वो कोई और करा रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन करा रहा है। सुना आपने? यस सर। फिर से सुनिए। यस मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और पार्टिकल कहीं और जा रहा है, तो कहीं और जा रहा है तो उसका मतलब उसके पास जो मेरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है वो भी है, उसके अलावा भी कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो तो मेरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो करा रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर वाला वो मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूं। ठीक? यानी मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हो रहा है मैं उसके लिए नहीं, बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हो रहा है, यानी मेरे डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की तरफ जो कंपोनेंट है वो फोर्स के लिए, वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी वर्क विल बी इक्वल टू मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो मेरी तरफ है। इसको भी हम F डॉट S कह सकते हैं। कुछ समझे? यस सर। हाँ बच्चा बोलो। सर जैसे कि फिर से टॉर्क निकालना होता है तो उसके लिए भी अपन F इंटू आर कंपोनेंट लेते हैं, लेकिन आर का कोई पोजीशन नहीं होता है। नहीं, वो क्रॉस आप उसको यहां पे क्यों पूछ रहे हो?
वो तो उससे उसमें नहीं सर, वेक्टर जैसे आपने बोला कि मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी अपन साइन का के तरफ कंपोनेंट और कॉस के तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं, तो वैसे टॉर्क में तो बस सिर्फ फोर्स के तरफ ही कंपोनेंट लेते हैं। नहीं, फोर्स के परपेंडिकुलर वाला जीरो हो जाएगा। आप जो पूछ रहे हो ना फोर्स के परपेंडिकुलर, सुनिए जैसे ये है बच्चा, आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आएगा, ये दूसरी क्लास कर रही है ना बच्ची, इसलिए शायद उसका क्वेश्चन ऐसे है। देखो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ले लो और ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट का जो टॉर्क है जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहीं से जाएगा, इस पॉइंट के वर्ड ले रहे हो, केवल फोर्स परपेंडिकुलर लेते हैं ना। यस सर। और ये वाला जीरो हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ यस सर। बाकी मतलब बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। वहां पे ठीक है ना, वो साइन लेते हैं ना। यहाँ पे दूसरा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से, क्या आपको ये एग्जाम्पल ये समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि हमें जब एक कंपोनेंट से बात करनी होती है, कंपोनेंट की बात करनी होती है जो हमारे अप्लाइड क्वांटिटी की तरफ है, जैसे फोर्स की तरफ जो कंपोनेंट है वो लेना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, ये जैसे एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये है, उसको दो मेथड से मैंने करा, एक एग्जांपल और कर लो। अब बताओ एक पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, फोर्स या एक्सेलरेशन इधर दे रहा हूं, एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है पार्टिकल को की वेलोसिटी को बढ़ाना या चेंज करना, बढ़ाना नहीं चेंज करना, यही होता है ना एक्सेलरेशन का मतलब, चेंज करना। तो ये जो एक्सेलरेशन Yes, है sir. क्या वो हमेशा इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही बढ़ाएगा कि डायरेक्शन को भी बदलेगा? मैग्नीट्यूड को बदलेगा कि डायरेक्शन को भी बदलेगा? डायरेक्शन को भी बदलेगा। सर डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। ओके ओके ओके। तो अगर मैं कहता हूं इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना, जरा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा कह दें तो मैं कहूं कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। तो अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन विच will change velocity of इनिशियल वेलोसिटी। particle, हाँ velocity of particle, तो कौन सा कंपोनेंट लोगे, ए का cos थीटा कि ए का sin थीटा? सर ए का साइन थीटा। sin थीटा डायरेक्शन बदलेगा बच्चा, कोई पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है और नीचे खींचोगे तो वो cos थीटा लोगे ना। अरे बोलो, कोई चीज ऐसे जा रही है और नीचे की तरफ खींचने लोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी, तो डायरेक्शन बदलने के लिए नहीं, मैंने क्या बोला, विल चेंज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या स्पीड कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। एक्सेलरेशन विच विल चेंज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना? विल बी व्हाट? यस सर। क्या कौन? ए कॉस थीटा। ए कॉस कॉस थीटा, थीटा। समझ गए, ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी की को बढ़ाने, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने वाला कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, और उस केस में कहूंगा कि ए का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है, या उसी को कह दूंगा ए का बी की तरफ प्रोजेक्शन, वी की तरफ, ए का वी की तरफ प्रोजेक्शन। सुना आपने, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आया कि ए का वी की तरफ प्रोजेक्शन, समझे? ए कॉस थीटा। यस सर। यस सर। ऐसे ही एफ का एस की तरफ प्रोजेक्शन, दैट इज एफ कॉस थीटा। यहां पे एस का एफ की तरफ प्रोजेक्शन, एस कॉस थीटा। ये सारी चीजें प्रोजेक्शन, मीनिंग समझ में आ गई? प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है? कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन। यस सर। तो बस अब सुन लो, ए डॉट बी का मतलब होता है एक किसी भी दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को पूरा लो और दूसरे का प्रोजेक्शन लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। काम खत्म। समझ में आई? एक छोटी सी पॉइंट के लिए इतना मैंने एग्जांपल दिया, अब समझ पाए आप कि ए डॉट बी का मतलब एक वेक्टर को पूरा लो और बी का उसकी तरफ केवल कंपोनेंट लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि ए को पूरा लो और बी का केवल क्या लो, कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो, प्रोजेक्शन। हाँ प्रोजेक्शन, दैट इज कंपोनेंट। तो ये नोट करिए एग्जांपल। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बताते हैं। डॉट प्रोडक्ट का यही मीनिंग है, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग यही है कि भाई एक क्वांटिटी पूरा और दूसरी क्वांटिटी का उसकी तरफ कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। नोट करिए। डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग, डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग। अच्छा जरा ये बताइए, ये एल, ये
जरा मुझे नहीं पता कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बस समझने के लिए आपको जो आपने किया है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये एल है ये बी है तो एल इंटू बी से क्या मिलता है बच्चा, ये चीज मिलती है ना, एरिया। एरिया। ठीक। तो एल इंटू बी से ये एरिया मिलता है, समझ गए ना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी 1 लेता हूं तो इसका मतलब कि एल कितनी बार, केवल एक बार लेना है। अगर मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये एरिया भले ही मिलता है, मैं एरिया नहीं बताना चाहता हूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि अगर मैं कहता हूं एल इंटू 1 तो इसका मतलब जो लेंथ है वो एक बार लेना है। अगर मैं कहता हूं एल इंटू 2 तो जो लेंथ है वो 2 बार लेना है। अगर मैं कहता हूं एल इंटू 3 तो जो लेंथ है वो 3 बार लेना है। ये मीनिंग यही है ना। यस सर। यस सर। तो अगर मैं ए डॉट बी की बात कहूं कि ए डॉट बी क्या है, तो हमने कहा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ए कितनी बार लेना है, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बार। समझ गए, ए कितनी बार लेना है, बी कॉस थीटा बार, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसा ही कुछ दिमाग में आप रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है। स्केलर प्रोडक्ट से एक क्वांटिटी इतने टाइम्स हो जाती है, एक क्वांटिटी इतने टाइम्स हो जाती है। बस थोड़ा सा आइडिया इस तरह रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है। चलिए अभी और पढ़ना बाकी है इसका एप्लीकेशन, छोटा सा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का जरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दें आपको क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए के मॉड का है ना, डायरेक्शन का नहीं देख रहे, केवल मॉड का, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये अगर ए है और ये बी है और ये थीटा है, तो ए का मॉड, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये ए का मॉड है जिसको हम ए से केवल डिनोट करते हैं आसानी के लिए, और ये बी का मॉड है और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो ये क्या है, ये बोलिए, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। तो ए इंटू बी साइन थीटा मतलब क्या, ए इंटू बी साइन थीटा मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है ए इंटू बी साइन थीटा। ए का बी साइन सर थीटा ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। एकदम सही है। ऑन ए वेक्टर कहां है बच्चा, ए के परपेंडिकुलर है ना। और सोचो ये कोई क्वांटिटी शो करता है क्या, कोई क्वांटिटी शो करता है क्या, ये क्या दिख रहा है, एरिया हाफ ए बी साइन थीटा। मतलब क्या है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे पहचान में आ रहा है बच्चों को, सबको समझ में आ रहा है ये Yes, चीज। sir. हाँ, यानी मैं अगर इसको Yes, लिखूं sir. तो ये 2 को इधर लिखूं और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका एक साइड ए वेक्टर है और दूसरा साइड बी वेक्टर है। सही बोल रहा हूं कि नहीं, यस सर। आराम से। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और ये कौन है, ए क्रॉस बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी से के मॉड से आपको ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। सुना क्या बच्चा, विथ साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका एरिया अगर निकालना है तो ए क्रॉस बी करके उसका बाई 2 कर दो। क्या ये सबको समझ में आया बच्चों। यस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। या और अप्रोप्रिएटली जरा देखिए तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये कौन है, पैरेललोग्राम है,
अरे है ना, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है ना। तो ए क्रॉस बी से क्या मिलेगा? डायगोनल ऑफ पैरेलल ए क्रॉस बी से एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मिल रहा है, और उसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, इसका मतलब ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी बाई 2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए क्रॉस बी बाई 2, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? ए क्रॉस बी होगा कि नहीं? यस सर। तो इसी को हम ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं, या सीधा कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पूरा लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी कह सकते हो। इसका मतलब कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का अगर मुझे एरिया चाहिए तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड। खत्म? समझ में आया पॉइंट सबको? नोट करिए ये छोटा सा पॉइंट। ए क्रॉस बी, यस सर। ए इंटू बी इंटू, क्या कर रहा हूँ, सॉरी, आप लोग इसीलिए शांत थे क्या? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, ए क्रॉस बी ये होता है। इसका मतलब ए का बी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ये हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, याद है ना ये? यस सर। ठीक। राइट हैंड थंब रूल। हाँ, राइट हैंड थंब रूल परपेंडिकुलर है, ये हम लोग। तो अगर मुझे एन कैप निकालना हो, एन कैप यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, यानी मुझे अगर कोई निकालने को कहे फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए अगर किसी ने मुझे ये कहा निकालने के लिए, तो क्या मैं एन निकाल दूं? बोलिए, एन निकाल दूं? आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो एन निकाल दूं? एन वेक्टर कैसे निकलेगा बच्चा? ए क्रॉस बी निकालो और उसको ए इंटू बी इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दो तो एन कैप मिल जाएगा। ये क्या है बच्चा? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा को क्या कहते हैं? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या है? बोलिए। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। नहीं, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कहते हैं ना। ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। हाँ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये मॉड है ना, मैग्नीट्यूड है ना, और ये डायरेक्शन है, सही ना? यस सर। तो फिर जब यही मॉड ही निकालना हो तो मैं ए निकालूं, बी का मॉड निकालूं, दोनों के बीच का एंगल निकाल के तब ये करूं, उससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ए क्रॉस बी निकालूं डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के बार वाला है ना, उस तरह निकाल के, और मैं उसी का मॉड निकाल दूं। और उसका मॉड निकालना तो आपको पता ही है ना। अरे भाई, आई 3i प्लस 4j का मॉड अगर निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट होगा कि नहीं? यस सर। मॉड मैग्नीट्यूड, अरे पता है ना, 3i और 4j का मॉड निकालना है मॉड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकालोगे कि नहीं? मैग्नीट्यूड भाई। यस सर। हाँ 20 हाँ, जो भी आए यहाँ पे, तो वही कह रहा हूं, यानी अगर मुझे मॉड ही निकालना है तो मैं ए का मॉड अलग निकालूं, बी का मॉड अलग निकालूं, दोनों के बीच का एंगल निकाल के साइन थीटा निकालूं, तब डिवाइड करूं। उससे अच्छा है कि सीधा ए क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड डायरेक्ट निकाल के डिवाइड कर दूं। और उसका मॉड निकालने के लिए जैसे ए क्रॉस बी आया 3i प्लस 4j प्लस 5 के, या 3i प्लस 4j, तो उसका मॉड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, उससे डिवाइड कर दूं सीधा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आगे कभी भी दो वेक्टर अगर गिवन हैं, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मैं उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैं मॉड निकाल दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आया? टू गेट परपेंडिकुलर वेक्टर, बोलिए। यस सर। हाँ, तो ये है फाइंड यूनिट वेक्टर। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये मेथड लगाओगे। चलिए करिए, नोट करिए।
तो एरिया निकालने के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करोगे, और परपेंडिकुलर वेक्टर कोई पूछे तो भी निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ये दो यूज है क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, एरिया निकालने के लिए भी और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं वेक्टर चाहिए तो डिवाइड मत करो, ये तो वेक्टर ऑलरेडी है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ही है आपको, चाहे डायरेक्ट कर दो चाहे डिटरमिनेंट मेथड से कर दो। तो सब लोग सिस्टमैटिक तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया होता है, तीन क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आया उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ मिल जाएगा। चार, ये 4 पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ लिए। हो गया बच्चों, लिख लिया? यस सर। यस सर। अब छोटा सा पार्ट डॉट प्रोडक्ट का है, खत्म हो गया हमारा। थियोरेटिकली क्वेश्चंस अभी नहीं किए हैं खत्म, क्वेश्चंस अभी करने बाकी है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो करा ही रहा हूं साथ साथ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और भी। अब ऐसे ही हमें चाहिए प्रोजेक्शन, हाउ टू फाइंड, मतलब फाइंड, या डायरेक्ट हम टॉपिक लिख रहे हैं प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी थोड़ा बताया हूं, वही है और कुछ नहीं। तो अगर मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कोई वेक्टर ये ए है, इसका किसी वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है, और ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या करना है बच्चा? प्रोजेक्शन अभी मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है? ए कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अगर ये थीटा नहीं दिया नहीं है, हम गिवन यही है, बस दो चीज हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस एंगल इज थीटा, तो क्या आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज ए कॉस थीटा, क्या ये बता सकते? ये समझ में आ रहा है ए कॉस थीटा? यस सर। लेकिन आपको कॉस थीटा नहीं दिया, दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया, ए जो है आई जे के में दिया है, बी जो है आई जे के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे केस में मुझे कॉस थीटा हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो इसको, यानी इसको ध्यान से आप ए कॉस थीटा को लिख सकते हो ए कॉस थीटा, बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, बैलेंस रहेगा। हाँ, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये क्या हो गया? ध्यान से, आराम से, आता है, सबको आता है। ए बी कॉस थीटा मतलब क्या? ए बी कॉस थीटा मतलब क्या? सर ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कॉस है बच्चा, कॉस। ए वेक्टर डॉट बी। ए डॉट, ये सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ, तो पहली बार ध्यान से छोड़ दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब हमें इसको करने के लिए कॉस थीटा की जरूरत है क्या? बोलिए। नो सर। इसका मतलब अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोले, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बोले, तो एक तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए कॉस थीटा हो जाएगा सीधा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका आता है आपको। यस सर। लेकिन अगर कॉस थीटा ना दे, छुपा ले जाए, आपको एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी केवल दे दे, आपको एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी केवल दे दे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर दो। कैसे? ऐसे। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम करो। अगर आई जे के फॉर्म में देगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर पोलर फॉर्म कार्टेशियन पोलर फॉर्म में देगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चा? यस सर। अब ये जो है, ये वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड करते हैं। किसी वेक्टर को उसी के मॉड से अगर डिवाइड कर दे तो क्या कहलाता है वो? किसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, क्या चीज?
क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। बच्चा ये यूनिट वेक्टर। हाँ बच्चा, ये बाकी बच्चे बताएं कि ये यूनिट वेक्टर क्यों कहलाता होगा? किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर क्यों कहलाता है? सर क्योंकि वो 1 हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। जैसे 5i को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो i हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड 1। आई हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी वेक्टर को उसी के मॉड से जब डिवाइड कर देंगे तो उसको यूनिट वेक्टर कहने लगते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 1, उसका मॉड हो जाता है 1। तो इसी तरह से अगर ये डायरेक्ट आपको समझ में आया तो ये कर लो, नहीं तो इसको शॉर्टकट में, थोड़ा शॉर्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड को हम कहते हैं बी का यूनिट वेक्टर, बी कैप। बी का, यस सर, बी कैप। तो इसका मतलब शॉर्टकट ये हो गया कि ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए का बी पे प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो ए को पूरा लो, ए वेक्टर को पूरा लो, और बी वेक्टर क्योंकि उस डायरेक्शन में निकालनी है तो उसका केवल डायरेक्शन लो, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। तो ए वेक्टर को पूरा ले लो और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेके दोनों का क्या कर लो? डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? यस। यस सर। और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है असल में एक cos थीटा ही। बस फॉर्मूला इसलिए बना रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा तो एक cos थीटा नहीं लगा पाओगे आप, तो फिर यही करना पड़ेगा आपको, इसलिए। नहीं तो है तो ये एक cos थीटा ही, वैल्यू तो एक cos थीटा ही है ना। तो बस थीटा कहीं से मिल जाए तब तो ये 5 पैसे का क्वेश्चन है। अगर कहीं से थीटा मिल जाता तो 5 पैसे का क्वेश्चन है। एक cos थीटा, काम खत्म, आप 100 बार करते चले आओ, कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल नहीं पता है तो फिर इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपने क्या निकाला अभी क्या निकाला? प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अभी तो केवल प्रोजेक्शन निकाला है, वेक्टर कहाँ है? ये भी तो स्केलर ही है ना। अभी ये स्केलर है, यही ये स्केलर है। यस सर। तो ये अभी प्रोजेक्शन निकला है, यानी ये है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब क्या करोगे? किसका प्रोजेक्शन चाहिए? वो पूरा, और जिस डायरेक्शन में चाहिए उसकी डायरेक्शन। अरे समझे क्या बच्चों? डायरेक्शन। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो पूरा, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसकी डायरेक्शन। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। लेकिन अगर आप बताओ ध्यान से बच्चों, इसमें और इसमें क्या अंतर? ये वेक्टर है और ये वेक्टर नहीं है, तो क्या अंतर हो जाएगा? प्रोजेक्शन अगर वेक्टर कोई निकालने की बोले तो क्या आपको उसका मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन इंटू उसकी डायरेक्शन नहीं होगी क्या मल्टीप्लाई? यही तो हो जाएगी ना केवल। प्रोजेक्शन को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रोजेक्शन तो हमने अभी निकाल दिया। वेक्टर को ये प्रोजेक्शन है, और ये जो प्रोजेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है? कौन बताएगा ये किस डायरेक्शन में है ये प्रोजेक्शन? डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में है बच्चा? बी की डायरेक्शन में। एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड हो गया प्रोजेक्शन का, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। प्रोजेक्शन को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल गया? वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो इसको कहने लगते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्शन को वेक्टर बनाने के लिए प्रोजेक्शन को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्शन केवल किसकी है? ए का बी की तरफ चाहिए, तो नेचुरल डायरेक्शन बी की है, तो बी के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। नोट करिए बच्चों, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, नोट करिए। यस सर। तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया इधर। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्या क्या सीखा? क्या क्या निकालना? परपेंडिकुलर वेक्टर और एरिया वेक्टर या एरिया निकालना सीख लिया। यहां पे प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना सीख लिया। एक लास्ट चीज और, आप बताओ ए डॉट बी आपने जब निकाला तो एक आया ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, आया ना? ए का मॉड इंटू बी इंटू कॉस थीटा, बोलिए। यस सर। तो इससे आप कॉस थीटा अगर निकालना जाओ, कॉस थीटा, तो क्या आप ए डॉट बी कैप अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड ये नहीं कर सकते हो? यस सर, लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको किसके बीच का एंगल मिलेगा? ये थीटा किसके बीच का है? किसके बीच का? किसके बीच का? किसके बीच का? ए एंड बी। ए एंड बी का। इसका मतलब कि दो वेक्टर आपको ए और बी दे दे, दो वेक्टर आपको ए और बी दे दे, और उनके बीच का एंगल कितना है ये निकालने को बोले, तो ए और बी का आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उसके मॉड से डिवाइड कर दो, ठीक? आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। सुना आपने? यस सर। बस ये हो गया, बस खत्म। लेकिन
अब इस पे क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो कहता है इफ ए एंड बी दो वेक्टर है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और कॉस थीटा जीरो होने का मतलब ए डॉट बी जीरो होगा कि नहीं, नॉट बी जीरो। यस सर। इसका मतलब कि अगर कोई पूछे कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लोगे, अगर जीरो आ रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। ये समझे क्या, यस सर। दो वेक्टर आपको दिए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर है, नहीं डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो नहीं परपेंडिकुलर है। समझ गए, तो ये क्या है, कंडीशन फॉर Yes, टू sir. वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो इस तरह से थोड़ा सा एक एंगल निकालना एक पॉइंट और परपेंडिकुलर प्रूव करना 2 पॉइंट। नोट करिए, खत्म करिए। परपेंडिकुलर निकालना एक पॉइंट और एंगल निकालना दूसरा पॉइंट। परपेंडिकुलर है ये प्रूफ करना एक पॉइंट और एंगल निकालना दूसरा पॉइंट। उसी का ये सब टॉपिक है, तो समझ में आ रहा है, हो गया। यस सर। तो मेरा Yes, sir. पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने आपको याद हो तो एक दिन बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन एंड पोलर, याद है। यस सर, कार्टेशियन और पोलर। उसको मैंने 2D में ही बताया था, याद करिए 2D में बताया था, 2 डायमेंशन में, जब y और x केवल हो, है ना। 3D में बताया था क्या मैंने उसको, 3D में नहीं बताया था, क्योंकि वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है। अब आपने 10th में कितना क्यूब का ग्रेटेस्ट डायगोनल पढ़ा है क्या 10th में बच्चा, किसी ने 10th में क्यूब का ग्रेटेस्ट डायगोनल पढ़ा है? ठीक, नहीं पढ़ा है। चलिए, आप जिस कमरे में बैठे हो, मैं उस कमरे का ये एक मैप बना रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक क्यूबिकल कमरे में बैठे हो, या क्यूबिकल नहीं भी है तो क्यूबॉइड टाइप का है, ठीक, क्यूबॉइडल। हाँ, इस कमरे में आप बैठे हो, ठीक। ये जो लेंथ है वो L है, ये जो विड्थ है वो B है, और हाइट H है। आप जरा जिस कमरे में बैठे हो उसके एक कॉर्नर को इमेजिन कर लो, एक कॉर्नर को इमेजिन करिए जिस कमरे में बैठे हो। यस सर। और जस्ट इसके दूसरी तरफ, ऊपर इसके दूसरी तरफ एक कॉर्नर में आपने क्यूब, यहां पे जैसे एज्यूम किया क्यूब का कॉर्नर, तो दूसरी तरफ जो ऊपर की तरफ कॉर्नर है, यानी ग्रेटेस्ट डायगोनल वाला कॉर्नर, क्या उसको आपने देखा? यस सर, देखिए। क्या आपको लग रहा है कि जिस कॉर्नर पे आप बैठे हो वहां से अपोजिट कॉर्नर पे इसको मिला दोगे तो सबसे बड़ा डिस्टेंस यही है इस कमरे में? देखिए, क्या ये दिमाग में है? यस सर। सबसे बड़ा डिस्टेंस, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ग्रेटेस्ट डायगोनल। बस एक मिनट आगे इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट डायगोनल, क्योंकि इससे बड़ा कोई डिस्टेंस है ही नहीं इस कमरे के लिए, है ना। हमें इसी की लेंथ निकालनी है, हमें इसी की लेंथ। तो कुछ आप सजेस्ट कर रहे हो, कैसे निकालोगे? सर, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस ये कैसे आता है मुझे बस यही बताना है बच्चों, है ना। तो इसको बताने के लिए यानी हमें O से ये P लेट कर लेते हैं कि बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चा ये बताओ, बस आप ध्यान सुनिएगा, हाँ, जिस कमरे में आप बैठे हो उसके एक साइड को ले लो, एक साइड को देख लो। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, मेरे सामने ये जो साइड जा रही है वो देख लिया। अब इस साइड से ये साइड पे वहां चलेगा, उस एंड से आप अपने उस अपोजिट कॉर्नर पे जाना है आपको डायरेक्ट। तो क्या ये डायगोनल आपको दिख रहा है? स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल, यस 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 यस, स्क्वायर का डायगोनल दिख रहा है। अरे बच्चों, ये समझ में आया क्या? एक कॉर्नर ले लो, मतलब जिस कॉर्नर पे आप बैठे हो उसका एक एज ले लो, जमीन वाला एज, और उस एज के एक एंड पे जाने के बाद आप ग्रेटेस्ट डायगोनल के उस एंड पे जाने के लिए शॉर्ट डायगोनल एक ढूंढ लो, स्क्वायर का डायगोनल। अरे कुछ समझा पाया हूं, ये वाला। यस सर। यस सर। तो ये कॉर्नर पे आप बैठे थे,
एक तो साइड आपने ले लिया दीवार का नीचे से पोर्शन, और इस कॉर्नर पे एंड पे पहुंचने के बाद आपको इस जब कॉर्नर पे जाना है तो डायगोनल ले लिया आपने। तो ये बताओ बच्चा, ये डायगोनल ये कितना था, ये लेंथ कितनी थी, एल थी ना, ये लेंथ तो एल थी ना, यस सर एल। यस सर। ये कितनी थी, एच थी, एच। और ये बी है, देखिए ये बी है, ये बी है ना। यस सर। तो ये डायगोनल एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हुआ कि नहीं? यस सर। पाइथागोरस, अरे बोलो बच्चों। यस सर हुआ। Yes, sir. हुआ। बाकी बच्चे पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। सर Yes, हुआ sir. हुआ। अब बस एक चीज अगर आप समझ गए, बस एक चीज आप समझ गए तो सारा काम खत्म। ये वाला मतलब इस प्लेन जो दीवार का डायगोनल है, मतलब फेस डायगोनल, वो उस कॉर्नर से जो ये चली आ रही है लाइन, इससे 90 एंगल ये बनाता है। क्या ये पहचान में आ रहा है आपको? देखिए जरा, बस ये पहचान लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। यानी आपके सामने से जो साइड जा रही है ये वाली, ये उस डायगोनल के, यानी सामने फेस जो डायगोनल है उससे ये 90 बनाएगी। क्या ये आप देख रहे हो अपने घर में? सर ये नहीं इमेजिन कर पा। बस यही देखिए कि आप एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, आप एक कॉर्नर पकड़ लीजिए। ये बच्चे इतने Yes, sir, कम पकड़ क्यों हो गए? 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, 11 बच्चे? यस सर। क्या होने वाला है? कब से गए हैं ये सब? नहीं मालूम सर। पहले से ही 11 बच्चे थे। नहीं हाँ नहीं सर शायद पहले से ही 11। नहीं 15-16 आए थे, 15 तो मैंने देखा सर था। 13 थे पहले। अच्छा चलिए ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चा। आप अपने कमरे में फिर से एक कमरे में एक एज पकड़िए जमीन का, मतलब फर्श का एक किनारा पकड़ लीजिए। ठीक है, देखा आपने फर्श का एक साइड पकड़ लिया आपने। यस सर यस सर। तो इस साइड के एंड से उसके बगल में जो फेस है उसके डायगोनल के बीच का एंगल देखिए। इस साइड और जो फेस है उसका जो डायगोनल होगा, फेस डायगोनल, उसके बीच का एंगल कितना आ रहा है? आपके जमीन का जो भी इस कमरे में बैठे हो, एक नीचे फेस मतलब जो फर्श है उसका एक वो ले लीजिए, लेंथ मान लीजिए, और इससे जो फेस जुड़ा हुआ है, बगल में जो फेस जुड़ा हुआ है उस फेस का एंगल देखिए, बगल में जो फेस जुड़ा है उसका एंगल देखिए, मतलब 90 डायगोनल, 90 डिग्री। डायगोनल का एंगल। 90। पूरे सारे बच्चे ये देख पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये पहचान में आ गया बच्चा तो बाकी सब खत्म है। बस यही आप एक बार घर पे बैठ के, यहाँ पे 3D में है ना इसलिए मैंने पहले अवॉइड किया था, क्योंकि समझाना तो मुश्किल है ना। तो डायगोनल, फेस डायगोनल जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जो साइड शुरू हो रही है वो एक दूसरे से 90 बनाएंगे। और बच्चा हो गया, अगर ये 90 बनाएंगे तो आप ही बताओ, तो O से P को अगर मैं मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। और ये उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? यस सर होगा। यस सर। बस। यस सर। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस ये देखिए, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हाइट है परपेंडिकुलर है ना इसलिए हाइट का स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस लग गया, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इस तरह से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा बस। अरे समझे क्या बच्चों? सर वो दोनों लाइन एक ही प्लेन पे मिल रही है ना? क्या चीज सर वो जो दोनों लाइन आ रही है वो एक ही प्लेन पे मिलेगी ना? हाँ ये वाली एक ही पॉइंट पे ना, पॉइंट पे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। हाँ, फर्श पे आपने एक साइड ले लिया, जैसे मैं जहां खड़ा हूं उस पे एक साइड ले लिया, देखिए एक दीवार ये है, इस दीवार का लोएस्ट पॉइंट साइड ले लिया, और इसके सामने बगल में जो दीवार है उसका डायगोनल ले लिया, बस उसका डायगोनल। और देखिए तो ये गया इधर साइड, और उसके बाद डायगोनल ये चला गया, और उसके बाद ये चला आया ग्रेटेस्ट डायगोनल, क्योंकि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक गए थे, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक गए थे, तो एक साइड गए और एक फेस डायगोनल गए और एक ये ग्रेटेस्ट डायगोनल हो गया। ये तीनों, यानी एक साइड, एक फेस डायगोनल और एक ग्रेटेस्ट डायगोनल, एक साइड एल, एक फेस डायगोनल और एक ग्रेटेस्ट डायगोनल, ये तीन चीज मिलके राइट एंगल बन रहा है।
आप यही चीज घर पे पहचानना सीखिए बस। एक साइड, बगल वाला फेस डायगोनल और कॉर्नर टू कॉर्नर ग्रेटेस्ट डायगोनल, ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहां पे फेस डायगोनल और साइड मिल रहे हैं। फेस, ये फेस है उसका डायगोनल, और जहां पे साइड मिल रहे हैं वो 90 बनाएगा, और ये ग्रेटेस्ट डायगोनल है। आप पाइथागोरस लगा दीजिएगा, ठीक। एक बार नोट कर लीजिए, Yes, sir. एक बार नोट कर लीजिए इसको। Yes, sir. हेडिंग क्या देंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3D, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 3D, 3 डायमेंशन। सर ये 3D वाला 12th में है ना? नहीं बच्चा, 12th में नहीं है, 11th में ही है, लेकिन बहुत जरूरत नहीं होती, कभी कभी जरूरत होती है। एक चीज बताने के लिए मैंने बताया, बस 2 मिनट रुक जाइए, हो गया, हो जाएगा ये। लिख रहे यहाँ तक? सर 1 मिनट। जैसा मैंने इमेजिन कराया है, आप क्लास के बाद 2-4 मिनट और अपने घर पे इमेजिन कर लीजिएगा कि आप ग्रेटेस्ट डायगोनल जब निकालना है तो ग्रेटेस्ट डायगोनल किस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। बस इतना समझ के कोशिश करिएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा। ग्रेटेस्ट डायगोनल किस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, बस इतना निकाल के अब देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, और 2 साइड का स्क्वायर करोगे, चाहे जैसे भी, जिस जरूरी नहीं कि यही लेके, कोई भी। मैंने क्या बोला, आप क्या ढूंढोगे, क्या बोला मैंने, क्या ढूंढोगे आप? जो ग्रेटेस्ट डायगोनल है, ग्रेटेस्ट डायगोनल है वो किस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज है, बस वो राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के उसके साइड निकाल लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा उसका परपेंडिकुलर बेस निकालोगे और स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 100% आंसर यही आएगा। चाहे आप मैंने जो साइड बताया वो करो, चाहे कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा। तो ये होने के बाद, हाँ बच्चा, सर टोटल ग्रेटेस्ट डायगोनल 4 होंगे ना? हाँ 4 होंगे एकदम। टोटल ग्रेटेस्ट डायगोनल 4 होते हैं 100%। चलिए अब जरा यहां देखिए तो बच्चों, बस खत्म हो गया मेरा। ये बताइए, ये जो लेंथ है, अगर मैं इसको x कह दूं, x, ये y है हमारा और ये z है, तो O से P जाने के लिए, O से P जाने के लिए आप x की तरफ कितना चल रहे हो बच्चा? L। तो क्या मैं Li लिख दूं? क्या मैं इसको Li कह दूं? Li? सर I क्यों? I कैप। x की तरफ चल रहे हो ना आप? सर I कैप। हाँ I कैप। सर वो तो L कैप होगा ना फिर? L तो मैग्नीट्यूड है बच्चा, डायरेक्शन किधर है? I। Yes, sir. अरे 5I 6I याद है ना? Yes, sir. I. Okay. I J K. Yes, sir. वो प्लस y की तरफ कितना चल रहे हो? y की तरफ कितना चल रहे हो? H J कैप। H J कैप। और इस पॉइंट देखिए, तो ये P पॉइंट तक आने के लिए Li H J, और ये कितना? BK। अरे कुछ समझ में आया? ये कुछ वेक्टर आपको समझ में आ रहा है? ऐसा ही तो होता है ना वेक्टर हमारा? Yes, sir. तो अगर ये वेक्टर होता है, एक मिनट, अगर ये वेक्टर होता है तो आप बताओ, अगर ऐसा कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर O से लेके P तक की लेंथ, यानी O से लेके P तक की लेंथ, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो O से लेके P तक की लेंथ हमारी कितनी आई थी? A square plus B square plus H square का होल अंडर रूट। अरे कुछ समझा पाया हूं? कुछ समझा पाया हूं? Yes, sir. यानी Yes, sir. कोई वेक्टर इस फॉर्म में हो तो उसकी लेंथ इस टाइप से निकाल दी जाती है। तो कोई वेक्टर बताओ, अगर एक वेक्टर A है 3I प्लस 4J प्लस 5K, तो कौन बताएगा इसका मॉड कितना होगा? इसका मॉड बोलिए। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या ये मैंने अभी समझाया वो समझ में आया आप लोगों को? जैसा ये है 16 plus 25। क्लियर हुआ सबको? हाँ। अगर कोई वेक्टर B है I माइनस J प्लस 5K मान लीजिए, तो B का मॉड कौन बताएगा? I का मल्टीपल 1 का स्क्वायर, I स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट, होल अंडर रूट। यस, आप समझ गए बच्चों? यस सर। बस तो बस हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो 2D में किए थे ना, मल्टीप्लाई जो भी किया 1-2 को छोड़ के। अब 3D में जैसे मैंने अभी क्या कहा कि cos थीटा निकालने के लिए आप a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b करोगे।
अब आपको ये 2D में दे देता तब तो मॉड निकाल लेते, 3i प्लस 4j का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3D में देते तो आप परेशान होते ना। यस सर, थोड़ा सा। इसलिए मैंने बता दिया कि 3D में अगर मॉड निकालना है तो जैसे 2 का करते थे, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, अब az है तो az का स्क्वायर भी कर दोगे अंडर रूट। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। समझ गए ना? Yes, कोई sir. दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर, अभी नो सर। ठीक, तो बाकी अभी हम कल की क्लास अगर चाहो तो ले लो, या मैं देखता हूँ केमिस्ट्री को अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको दे देंगे। हम थोड़ा पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आप लोग ना देखो मेरी बात सुनो, मैथमेटिकल टूल्स में डिफ्रेंसिएशन तुरंत तैयार करना है और इंटीग्रेशन, समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा। सब लोग मेरी बात सुनेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में आप डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन तुरंत तैयार करोगे, और ये वेक्टर उसके बाद की जरूरत होगी। यानी हम पहला चैप्टर जब कल से शुरू करने वाले हैं, मतलब इसको खत्म करने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद खत्म करने के बाद हम सबसे पहले शुरू करेंगे एरर एंड मेजरमेंट, तो उसमें हमें चाहिए डिफरेंशिएशन। उसके बाद जब चैप्टर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, तो उसमें चाहिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद चाहिए मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में हमें चाहिए वेक्टर। आप समझ गए? तीसरा ये वेक्टर कब चाहिए, समझ गए? ये वेक्टर कब चाहिए, समझ गए? यस सर। मोशन इन 2D में चाहिए। yes. तो अभी वेक्टर को स्ट्रांग नहीं करोगे तो मोशन इन 2D आएगा तो परेशान हो जाएंगे हम लोग, है ना? तो वेक्टर को आप स्ट्रांगली पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा इस समय जरूरी क्या है, मतलब आप नया चैप्टर पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बहुत जरूरी है। तो ये आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुरंत तैयार रखेंगे तो हमारा अगला चैप्टर तैयार हो जाएगा। अभी भी किसी को अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने एक चीज बोली है, डिफरेंशिएशन पहले तैयार करिए, इंटीग्रेशन फिर भी होता रहेगा, क्योंकि उसी का उल्टा होता है। मैं क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। डिफरेंशिएशन तो तैयार होना ही चाहिए। क्या अभी भी कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसका डिफरेंशिएशन तैयार नहीं है, हो रहा है, या क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उससे? क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं? सर मेरा लगभग तैयार हो गया है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा सर आज से नहीं बैठ के। बच्चा, उसी दिन से करना चाहिए, कभी भी बाद में क्यों? मेरा तैयार तभी होगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ऐसे बोलिए। मैंने पढ़ लिया है, अब मैं क्वेश्चन अब क्वेश्चन करूंगा तो मेरा तैयार है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्वेश्चन मतलब आपका टॉपिक तभी तैयार है जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन करते समय आपसे फील क्या हो रहा है या फीलिंग आ रही है कि नहीं हो रहा है? कैसा फील आ रहा है? कुछ गड़बड़ फील आ रहा है क्या? हो नहीं रहा है क्या उतना? आ रहा है। बाकी बच्चे? नहीं सर, हो रहा है। बाकी बच्चे भी बताएं भाई। बच्चों कोई ऐसा बच्चा जिसको फील हो रहा हो कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ अजीब समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग है क्या? साफ बोलो, चुप ना बैठो बच्चों। आप जान रहे हो ना, नहीं तो उसके बगैर हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता? जबकि एक बार मैं डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व करा चुका हूं अपना मटेरियल ना, एक बार। बच्चों चुप ना बैठो भाई, सभी को आ रहा है? ठीक है, ग्रुप क्लास के बाद मुझे पर्सनली अगर मैसेज कर सकते हैं तो करिए कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हम क्वेश्चंस करें, या क्वेश्चंस आप जैसा बोलो, आप क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजो। जूम पे बैठना चाहे तो जूम पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो डिफरेंशिएशन, ठीक है?